नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मेरे ख्याल से तो आप लोग सही होंगे ही। तो बात करने वाले हम आज संसदीय प्रणाली की। क्लास नंबर 28 है। इसके पहले क्लास नंबर आपको मालूम होगा, अगर 28 है तो इसके पहले 27 क्लासेस और हो चुकी होंगी। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ उनको जाके ज्वाइन कीजिए। और मैंने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगवाई हुई है आपकी, जो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो करते हैं हम अपना क्लास स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ाएंगे आज आपको संसदीय प्रणाली। होती क्या है संसदीय प्रणाली? सबसे पहले तो यही जानना होगा आपको कि हमारे भारत में जो हमारा संविधान है वो दो प्रकार के देखने को मिल जाएगा आपको। एक केंद्र में अलग होता है, यानी संविधान तो एक है लेकिन केंद्र में आपको देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी होते हैं, लेकिन राज्य में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो केंद्र और राज्य दोनों में ही सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था देखने को मिल जाती है। तो चलिए करते हैं हम अपना क्लास स्टार्ट। चैप्टर नंबर 12 है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है आपका स्लाइड। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 जो है संसदीय व्यवस्था की केंद्र में बात करता है, और अनुच्छेद 163 और 64 जो है वो कहाँ पे बात करता है मित्रों? जो आपका राज्य होता है उसमें बात करता है। तो ये राज्य की अगर बात करी जाए तो 163-64 है, और केंद्र की बात करी जाए तो अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा, क्या सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। देखिए, दो प्रकार की यहाँ पे बात करी गई है। एक तो लिखी गई है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। लेकिन दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अगर आप काम करवाते हैं या उनके द्वारा जो होता है तो वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लेकिन अगर कार्यपालिका है तो उसको क्या करना होगा? उसके प्रति उत्तरदायी होना होगा। यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती हैं। ठीक ना, विधायिका से स्वतंत्र होती हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या फिर सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। जो संसदीय स्वरूप है हमारे भारत में भी है। इसके अलावा राष्ट्रपति सरकार को उत्तरदायी सरकार, गैर संसदीय सरकार या फिर निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है, और यह अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में संसदीय सरकार नहीं है या फिर राष्ट्रपति शासन वाली सरकारें होती हैं? तो राष्ट्रपति शासन वाली आपको मालूम ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप वाला, जो बाइडेन वाला देखने को मिल जाएगा। रूस, श्रीलंका ये सभी हमारे क्या हैं? ब्राजील, ये है राष्ट्रपति शासन वाले। लेकिन अगर हम संसदीय या प्रधानमंत्री वाले देखें तो ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत ये सभी प्रधानमंत्री वाले देखने को मिल जाएंगे। इसके आगे बात करते हैं आपके लिए, तो उत्तरदायी होती है, आप ये समझ सकते हैं। अगर देखिए हम बात करें तो आइवर जेनिंग ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप याद करिएगा। क्या? आइवर जेनिंग ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है क्योंकि इसमें शक्ति के केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक कि उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है, यानी कि वो अपना विश्वास मत ना खो दें, तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो आप याद भी रख सकते हैं, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या कहा जाता है? किसे? तो संसदीय प्रणाली को कहा जाता है। और आइवर जेनिंग ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था नाम दिया हुआ है। ठीक ना। विगत में यानी ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संदर्भ में समानता के बीच प्रथम ये बात कही है। तो आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए कोई उतना है नहीं, लेकिन अगर आप याद रख पाएँ तो देखिए, जिसे प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहा जाता है क्योंकि देश में जो प्रधानमंत्री कह देते हैं उसी को पत्थर की लकीर समझ लिया जाता है और वही एक पत्थर की लकीर मान ली जाती है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं
आपने अनुच्छेद 74-75 केंद्र के संबंध में, अनुच्छेद 163-64 राज्य के संबंध में, सरकार का संसदीय मॉडल किसने कहा, आपको ये याद रखना है। उत्तरदायी सरकार, कैबिनेट सरकार, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ कहाँ है, जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये संसदीय स्वरूप वाले हैं। लेकिन राष्ट्रपति स्वरूप वाले अगर हम बात करें तो अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका, रूस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर साइबरजेनिक ने जो संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था नाम दिया हुआ है, और आप ये ध्यान रख लीजिएगा, भूलने से आपको शायद नुकसान हो सकता है। तो कमेंट करो, मुझे बताएं क्या समस्या है आप लोगों को। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सरकार की विशेषताओं के बारे में। जो संसदीय सरकार होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्या, नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका। देखिए, राष्ट्रपति नामित कार्यपालिका होती है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। आपको मालूम ही है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च माना जाता है, उसके बाद ही जो कोई अन्य पद होते हैं उनको माना जाता है। लेकिन अगर संवैधानिक दृष्टि से हम देखें तो सबसे सर्वोच्च पद जो है वो हमारा राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा सर्वोच्च पद माना जाता है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामित होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 74 जो है प्रधानमंत्री की नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है अनुच्छेद 74 क्या है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था के बारे में बताता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श लेगा या देगी। इसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गई आपकी पहला पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या हो गया मित्रों, कि नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका। सेकंड हो जाएगा बहुमत प्राप्त दल को शासन, यानी कि जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं वह सरकार बनाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में मोदी जी के पास लोकसभा में बहुमत है, तो वो सरकार बनाते हैं, उन्हीं के प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी जिस भी गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा लोकसभा या विधानसभा सीटें होती हैं वही क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, और अपनी सरकार उस राज्य या देश में चलाते हैं। उस दल के नेता द्वारा को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। पूछा भी जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और कभी कभी अलग अलग भी आमंत्रित किया जाता है। पहले सबसे बड़े जो दल होता है उस सदन का, उससे किया जाता है, फिर उसके बाद ऐसे उसको आमंत्रित किया जाता है और कहा जाता है कि आप इतने दिन के अंदर अपना बहुमत हमें बता दीजिए तो हम आपको प्रधानमंत्री बने रहने देंगे। तो पहला तो आप पॉइंट समझ गए होंगे, नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका। सेकंड है बहुमत प्राप्त दल का शासन। उसके बाद अगर हम बात करें मित्रों तो थर्ड हो जाएगा आपके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व। तो यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यानी कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो ऑटोमेटिक ही पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगर हम बात करें विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन की, तो अनुच्छेद 75 में है, वे एक टीम की तरह कार्य करते हैं और साथ साथ रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई मंत्री कह रहा है ऐसा करो, कोई कह रहा है ऐसा करो, नहीं, एक बार जो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो वो होगा। और इसके अलावा लोकसभा जो प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। यानी अगर प्रधानमंत्री से इस्तीफा चाहिए है तो देश के जो जितने भी नेता हैं वो क्या करें, एक बार लोकसभा में अपना बहुमत कह सकते हैं हम, यानी अविश्वास प्रस्ताव पास करा दें तो सरकार वहां पे गिर जाएगी और प्रधानमंत्री के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात करें तो देश में बहुत ही कम ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा कोई चुनाव लड़ें। वो अब हमें ये नहीं आता समझ में, बीजेपी बाद में क्या करेगी जब देश में प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे तब, प्रधानमंत्री मतलब मोदी। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें आपने देखा होगा कि अलग अलग भी जुड़ जाते हैं जब वो सरकार बनाते हैं समूह के रूप में, क्योंकि जिसके पास बहुमत नहीं होता है। लेकिन अभी बहुमत भी है, आपको मालूम है मोदी जी के पास, फिर भी उन्होंने अकाली दल, बहुत सारे नेताओं के साथ, बहुत सारी पार्टियों के साथ क्या बनाए हुए हैं, गठबंधन बनाए हुए हैं, एनडीए कहलाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो उनकी विचारधाराएं भी एक सी होती हैं। कोई वामपंथी होता है, कोई लेफ्ट होता है, कोई कैसे ही होता है, राइट होता है, आपने देखे होंगे। सभी की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। बीजेपी की कोई विचारधारा नहीं है। हम आपको जब राजनीतिक दल पढ़ाएंगे, और पढ़ा भी चुके हैं तो आपने उसमें पढ़ी भी होगी। उसके बाद पांचवा पॉइंट हो जाएगा दोहरी सदस्यता। आपको मालूम है कि मंत्री, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है।
इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता, ये बात करी गई है। लेकिन आपने सुना होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, उनको मंत्री बनाया गया था। या फिर अगर हम बात करें अभी स्मृति ईरानी के बारे में, आप जानते हो स्मृति ईरानी को भी जब वो सांसद नहीं थी, अमेठी से हार गई थी, तो उनको क्या बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था। तो मंत्री बनाने के लिए क्या है, दोहरी सदस्यता की बात करी गई, यानी आप संसद के सदस्य नहीं है फिर भी आपको मंत्री बना दिया जाएगा। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बशर्ते 6 महीने के अंदर आपको संसद सदस्य या फिर उस सदन का क्या होना चाहिए, अधिकारी, या फिर जो अधिकारी नहीं कहते सॉरी, उस सदन का आपको सदस्य बन जाना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में जब सरकार पलटी थी तो गोविंद सिंह राजपूत बहुत सारे मंत्रियों को बनाया गया था और वो मंत्री क्या हो गए थे, बन गए थे। आपको मालूम है 6 महीने बाद जो मंत्री हार गए, जैसे वो हार गई थी एक सिलावट नहीं, नाम नहीं आ रहा, एक महिला हार गई थी तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। छठवां होगा प्रधानमंत्री की नेतृत्व। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है और वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। क्या, मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका का निर्वहन करता है। यानी कि वही जो है सरकार को बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है मित्रों, अपनी भूमिका निभाता है और सरकार को चलाने में या देश को चलाने में अपना योगदान देता है। कौन, प्रधानमंत्री जी। उसके बाद बात करेंगे 7वां पॉइंट हो जाएगा निचले सदन का विघटन। आपको मालूम है कि जो हमारा निचला सदन होता है लोकसभा, उसको विघटित किया जा सकता है, जबकि अगर हम बात करें राज्यसभा की तो उसको विघटन करना नामुमकिन है। क्यों, उसके 1/3 जो सदस्य होते हैं हर साल जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं। तो संसद के निचले सदन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। क्या, लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि कार्यकारिणी को संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। समझ रहे हैं ना आप। अगर आपका बहुमत, आप अविश्वास प्रस्ताव खो देते हैं, अगर आप अविश्वास प्रस्ताव आपका पास हो जाता है तो लोकसभा का विघटन हो जाता है और दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। 8वां होगा गोपनीयता। आपने देखा होगा कि देश में कोई भी चीज चलती है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, एयर स्ट्राइक हो रही है, या कोई भी ऐसी चीज जो बिना अनुमति के बताना एक अपराध माना जा सकता है, तो मंत्रियों को गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे देश के रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री, और सभी मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि भैया तुम्हें जल्दी जल्दी चुगलीखोरी नहीं कर देनी है जब तक वो काम ना बन जाए, ठीक ना। तो नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते हैं और अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व उन्हें गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति जी दिलवाते हैं। तो आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। अब हमें कमेंट करें जरा, क्या समस्या है आपको हमारी संसदीय शासन प्रणाली जो हमने आपको बताई है उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन प्रणाली की। क्या है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, उसके क्या है आपके लिए फायदे, क्या है नुकसान। सबसे पहले देखेंगे हम राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। तो भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति शासन आपको देखने को मिलता है और अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी। क्योंकि आपको मालूम भारत में तो प्रधानमंत्री जी बनते हैं, लेकिन अमेरिका में आपने देखा था प्रधानमंत्री जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए थे। पहला ऑप्शन, तो पहला है आपके पास का नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री केवल केंद्र के मुखिया होते हैं, ना कि राज्यों के। राज्य का मुखिया अलग होता है, आपको मालूम है, मुख्यमंत्री। एक राज्य का मुख्य प्रमुख होने के नाते उसे राजकीय स्थिति प्राप्त होती है और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। तो राजकीय और कार्य का, जो सरकार का भी और एक राज्य का, दोनों का उसके पास पावर होता है, याद रखेंगे। सेकंड हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए उसको निर्वाचित किया जाता है। उसको हटाया नहीं जा सकता है, बशर्ते उसको कैसे, क्या कह सकते हैं उसको, हाँ वो लगाता है ना, क्या कहते हैं यार, अच्छा शब्द एक आप लोग बताएं, किसके माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, वो बताइएगा जरूर। माइंड में शब्द नहीं आ रहा है। तो राष्ट्रपति जो होता है अमेरिका का, वो 4 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है और उसको गैर संवैधानिक कार्य के दोषी पाए जाने के अतिरिक्त कभी नहीं हटाया जा सकता। हाँ, आ गया दिमाग में, महाभियोग होता है बच्चों शब्द। महाभियोग आपने सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का कार्य वो चढ़ाया गया था, महाभियोग, लेकिन उसको फिर बंद कर दिया गया था। क्योंकि आपको मालूम है हर एक देश अपनी इज्जत बचाना चाहता है, लेकिन भारत के तो है नहीं ऐसे इज्जत बचाने वाले। भारत के तो कहते हैं जितना लुटा सको इज्जत उतना लुटा दो, उतना लुटा दो,
ठीक ना। कभी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं दिल्ली को रेप कैपिटल, तो कभी देश के बहुत सारे, अब क्या है सभी पार्टियां ऐसे ही होती है। अभी देश के जो एक कर्नाटका में कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं उन्होंने बहुत एक बकवास बयान दिया है, उस बयान को भी आप सुनेंगे अगर तो आपने थोड़ा मन क्षुब्ध हो जाएगा कि देखिए कैसे हो गए हैं हमारे देश के जो नेता विधायक मंत्री सब लोग। आप चाहे अमित शाह को देख लीजिए, चाहे आप किसी को भी देख लीजिएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। चलिए ग नंबर पर है, राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है और इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये केवल उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के द्वारा किसी समय उन्हें हटाया जा सकता है। ये बात कही गई है, ठीक ना, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे मित्रों हम आपको कि राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। वे ना तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए होते हैं और ना ही उस सत्र में भाग लेते हैं। यानी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, साथ ही साथ वो उस सदन में भाग भी लेते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता है। आइए नंबर पे देखेंगे, राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता है, ठीक ना। यानी कि जैसे राष्ट्रपति अगर आप देखें हमारे देश में प्रधानमंत्री कर सकता है, प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा का विघटन करा सकता है। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी एवं कार्यकारी न्यायिक शक्तियों का सरकार के तीनों इकाइयां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति जी के पास होती हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या है ऑडियो वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी समस्या हो रही है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट में आंसर जरूर देंगे। अब बात करेंगे हम संसदीय व्यवस्थाओं के गुण की, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है विशेषताओं के बाद उनके गुण भी बहुत जरूरी होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो पहला गुण तो यही है, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। यानी कि जो कार्य कर रहे हैं, कार्यपालिका आपको मालूम है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही आपके लोकतंत्र हैं। और फिर चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। अब मीडिया तो बेचारा बिकाऊ हो गया है, भड़वा हो गया है कहते हैं लोग। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सरकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं, ठीक ना। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद बहुत कम अवसर होते हैं कि विवाद हो जाए। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, तो उत्तरदायी सरकार। अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। यानी आपने जिसको चुना है केवल वही सरकार बना सकता है और कोई नहीं आया एरा गेरा सरकार बना ले, ठीक ना। इसमें आपको संसद मंत्रियों में विभिन्न तरीकों से, जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण करती है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखेंगे, निरंकुशता का प्रतिषेध। तो इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है, मंत्री परिषद ना कि एक व्यक्ति में। यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है, अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट होगा आपके लिए वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। तो सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। आपने भी देखा होगा कि जैसे ही कोई सरकार गिरती है उसके जस्ट डिफरेंट दूसरी पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक देती है। फिफ्थ पॉइंट होगा आपके एग्जाम के लिए, देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट में वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, यानी जो वैकल्पिक सरकार की अगर हम बात करें, जो विपक्ष का नेता होता है उसे विपक्षी प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता को ही प्रधानमंत्री माना जाता है। पांचवा पॉइंट होगा व्यापक प्रतिनिधित्व। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। क्या? इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी जो क्षेत्र हैं उनका क्या हो? प्रतिनिधित्व हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या ध्यान रखते हैं कि भैया कोई ऐसा उठपटांग लोग ना चला जाए जैसे टैनी जैसा। फिर भी अभी तो टैनी अभी वर्तमान में क्या बना हुआ है? मंत्री बना हुआ है, गृह राज्य मंत्री। वो भी अभी आप देखेंगे कि गाली भी देते पकड़े गए हैं। वो पकड़े नहीं गए, गाली ही दे रहे थे, लेकिन शर्म नहीं आती है इन देश के मीडिया पत्रकारों को। मैं देखा हूँ मीडिया को, तो उन्होंने उसको ऐसे बताया है कि कुछ नहीं, थोड़ा झूमा झटकी बस कर दी और देश के इन्होंने यानी कि उन्होंने अपनी थोड़ी सी नाक बचाने के लिए डालनी पड़ी न्यूज़। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो वो कैसी माँ बहन की गाली दे रही थी, तो अब कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो चलिए मित्रों, मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे
और मुझे कोई कमेंट करके बताइए कोई समस्या हो रही है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। कोई डाउट है अगर आपको तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आपकी सेकंड क्लास के लिए हम कोई गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन इस क्लास की तो हम गारंटी ले लिए थे कि भाई आपको पढ़ाएंगे माने पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जो सेकंड क्लास यानी जो हमारा आपका चल रहा था डीएनए सिस्टम वो कंप्लीट हो चुका है। केवल उसमें जल विवाद पढ़ाने हैं आपको, कावेरी जल विवाद हो गया, एक जल ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ाना है और कुछ नहीं उसमें पढ़ाना है, वो चैप्टर कंप्लीट है। तो अगर आपने सोचा है गुस्सा निकालना है मुझ पे तो एक बात बोल रहा हूँ मैं जब जानूँ, जब आप लोग जब ड्रेनेज सिस्टम का टेस्ट देंगे ना, तो ड्रेनेज सिस्टम में अगर मैं 200 100 150 जितने भी क्वेश्चन बनाऊं उसमें से अगर आप 90% स्कोर करते हैं तो मेरी तरफ से 100 रुपीज़ आपके अकाउंट में फ़ोन पे कर दिए जाएंगे। इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, मेरी तरफ से आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ फ़ोन पे कर दिए जाएंगे। आप इस गुस्से को निकाल लीजिएगा, यानी कि जैसे मैं 3 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन मैं रहूँगा बाहर, तो उतने दिन में आप उसको रट डालिए, उसको पीडीएफ को रट डालिए, और रट लेंगे ना पीडीएफ तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप उसको 100 रुपये कमाना चाहते हैं, देखिए आप लोग तो मुझे 300 देते हैं, खैर देखिए 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक गिफ्ट इनाम या तोहफा या फिर उपहार एक अलग होता है। पैसे देना एक अलग है, उपहार मिलना एक अलग है। उपहार में मिली चीज़, एक आप पेन भी उपहार में मिलता है ना, तो जो वो खुशी होती है तो वो कोई आप बयान नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है आपसे कि ड्रेनेज सिस्टम में मात्र 2 3 चीज़ें रह गई हैं, तो उसको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ भी भेज देंगे। अब आपकी जिम्मेवारी है कि अगर आप लोग उसमें से, जैसे मैं 100 क्वेश्चन कराता हूँ, तो 100 में से अगर 90 क्वेश्चन आप अच्छे से देते हैं तो मैं आपको 100 रुपीज़ क्या कर दूंगा, आपके फ़ोन पे कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।